तो फिर हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल फेल्ड एस्पिरेंट। आप सभी को पता है कि ये यूपीएससी की एक ऐसी करंट अफेयर की सीरीज है जिसको आपको पढ़ के ना मजा आ रहा है। आज अपना 36 डे और ये लेक्चर मैं अपने कंटिन्यू कर रहा हूँ। इसमें कुछ चीज ऐड ऑन है कि मैं अब से हर 2 या 3 दिन में अपना केस स्टडी ऐड ऑन करने वाला हूँ, और वो ऐसे केसेस रहेंगे ना जिनको सुनने के बाद आपको रोना आ जाएगा। ठीक है, तो बिना कुछ टाइम पास करे, मुझे पता है आपका कुछ दबाने का और कुछ हिलाने का मन कर रहा है, तो प्लीज सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और लाइक वाला बटन हिला दीजिए। तो टाइम पास नहीं करते, अब अपने यूपीएससी करंट अफेयर का सबसे पहला चरण पे आ जाते हैं, जो कि है यूएस ने डिसाइड किया है कि वो यूएन की कल्चरल एजेंसी यूनेस्को से पुल आउट करने वाला है। अब यूएस के प्रेसिडेंट कौन है? यूएस के प्रेसिडेंट है हमारे डोनाल्ड ट्रम्प, और उनके पिताजी ने सही टाइम पे पुल आउट नहीं किया, इसलिए अब यूएस को हर जगह से पुल आउट करने की नौबत आ पड़ी। तो हुआ क्या, यूनेस्को ने किया क्या, यूनेस्को के अंदर जो यूनेस्को है तो एक यूएन की कल्चरल एजेंसी, लेकिन उसके अंदर जो मेंबर है वो भी ह्यूमैनिटी के ऊपर थोड़ी बात करते हैं। तो उनके अंदर क्या चल रहा है, एंटी इजराइल बाइस चल रहा है, मतलब थोड़े प्रो पैलेस्टीन हो रहे हैं। तो यूनेस्को यूएस ने डिसाइड किया कि भाई देखो, ये तो हमारे प्रोपेगेंडा के अगेंस्ट चल रहा है, और तुम इसराइल के अगेंस्ट जा कैसे रहे हो, तो स्टिल वी आर बैकिंग, मतलब हम आगे नहीं चल सकते आपके साथ। तो वो क्या करने वाले हैं, बस निकल गए बाहर। ठीक है, इसके साथ साथ यूनेस्को के साथ साथ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से भी इनने सोचा है कि अब बाहर निकलने वाले, और कुछ ऐसी एजेंसी जिसकी फंडिंग्स भी ये कम करने वाले हैं, जो कि यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी है, जो कि पैलेस्टीन के लिए काम कर रही है, उसकी फंडिंग। इनको फर्क नहीं पड़ता कि इधर पे क्या हो रहा है, जेनोसाइड हो रहा है। वैसे मैं इसराइल को सपोर्ट करता हूँ, स्टिल आई हेट यूएस, क्योंकि यूएस का दोस्त होना उसका दुश्मन होना से ज्यादा बुरा है। अब देखो है क्या, मेन मेन मुद्दा क्यों है कि यूनेस्को में इतने भी जितने भी मेंबर है ना, वो मेंबर्स का सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन करता है अपना यूएस। यूएस को कितना करता है, 8% ऑफ यूनेस्को का पूरा टोटल बजट का यूएस अपना देता है। इसका ग्लोबल इम्पैक्ट क्या होगा? ग्लोबल इम्पैक्ट यही है। देखो चाइना क्या चाहता है, चाइना अपना इन्फ्लुएंस सारी कंट्रीज में बढ़ाना चाहता है, और यूएस क्या कर रहा है, वो स्पेस चाइना को दे रहा है, जिसकी वजह से चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ता जाए। यूएस पुल आउट करेगा, चाइना पुल इन करेगा, तो घाटा किसका? यूएस का घाटा। और देखो मेन मेन चीज क्या है, इससे मुद्दा ये है कि ट्रस्ट जो ग्लोबली लोगों को है ना उन एजेंसीज पे, जैसे यूनेस्को हो गई, वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होगी, इन चीजों से इन ऑर्गेनाइजेशन से अगर यूएस पुल आउट करेगा ना, तो जो छोटे छोटे डेवलपिंग कंट्रीज है उनका इससे ट्रस्ट उड़ता जाएगा धीरे धीरे करके। सो एट द एंड क्या होगा, ये जो एजेंसीज है वो माटी मूल्य हो जाएंगी, उनकी कोई कीमत नहीं बचने वाली। और ये करके यूएस का प्रूव करना चाहता है, ये करके यूएस प्रूव करना चाहता है कि ब्रांड वैल्यू हमारी वजह से, हम नहीं तो कुछ नहीं। ठीक है, तो हम यूनेस्को के बारे में बात करते हैं। देखो यूनेस्को में 194 मेंबर्स हैं और 12 एसोसिएट मेंबर हैं। ठीक है, इसका मेन पर्पस क्या है? इसका मेन पर्पस है कि वो क्रिएट करे, कंट्रीब्यूट करे पीस सिक्योरिटी बाय प्रमोटिंग कोलैबोरेशन अमंग नेशन थ्रू एजुकेशन, साइंस एंड कल्चर। ये पीस और सिक्योरिटी को प्रमोट करना चाहते हैं। कैसे? दुनिया भर के जितने भी छोटे मोटे बड़े डेवलप अंडर अंडर डेवलपमेंट के साथ जितने भी नेशंस हैं, उनको कंट्रीब्यूट करें एजुकेशन के साथ, साइंस के साथ और कल्चर के साथ, और एक ऐसी दुनिया बनाए जिसमें पीसफुली सब कोई रह सके। यूनेस्को का एजेंडा यही है। ठीक है, इसमें कितने मेंबर्स हैं? 194 मेंबर्स हैं। और क्या है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है अपना? फ्रांस, फ्रांस में इसका, फ्रांस पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। अब की रिपोर्ट्स और इनिशिएटिव्स क्या है इसका यूनेस्को का? सबसे इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स है इसकी ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट, वर्ल्ड ट्रेड इन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड मीडिया डेवलपमेंट। उसके बाद आ गया यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। ये सब इसकी जो इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स एंड इनिशिएटिव्स। मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता होगा, आपने एनवायरमेंट में पढ़ा होगा। अगर अगर आपने एनवायरमेंट नहीं पढ़ा, तो मैं आपको इतने परफेक्ट तरीके से एनवायरमेंट बताने वाला हूँ, तो आपको कच्ची गिली हो जाएगी। लेकिन वो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरे को सब्सक्राइबर चाहिए, इतना सब्सक्राइब बेस हो तो, जितना कम से कम 50,000 सब्सक्राइब बेस चाहिए मेरे को, जिससे मैं वो चीजें आगे लेके जा सकूं, क्योंकि ये खाली खुल्लम खुल्ला करने का कोई मतलब है नहीं। ठीक है, तो अब हम अगली न्यूज पे पढ़ते हैं। आर्कटिक इज एनकाउंटरिंग अनप्रेसिडेंटेड विंटर वार्मिंग।
मतलब ऐसी वार्मिंग जो लाइक अनप्रिडिक्टेड है, ऐसा होना नहीं चाहिए लेकिन इतना हो रहा है। तो अभी बात है फरवरी 2025 की, जहाँ पे एक्सेप्शनली हाई एयर टेम्परेचर एंड रेनफॉल ओवर स्वेलबर्ड आर्किपेलागो, जो कि हमारे आर्कटिक में है। उसमें क्या हुआ, लाइक अचानक से हाई एयर टेम्परेचर हो गया और उसकी वजह से क्या हुआ, बहुत ज्यादा बारिश हुई, जिसकी वजह से जो बर्फ थी ना, जो सवलबर्ड आर्किपेलागो में थी, वो पिघल गई। पिघलने की वजह से लाइक मेल्ट डाउन हुई। उसने क्या किया, वाटर लेवल को राइज कर दिया। तो अब इस ये हो क्यों रहा है, ह्यूमन कॉज्ड ग्लोबल वार्मिंग। देखो आजकल के ज़माने में ना, पहले बोलते थे भाई कोयला है मत जलाओ, कोयला जलाने से ग्लोबल वार्मिंग होता। अब क्या हो रहा है, इतनी ज़्यादा मिसाइल्स, लाइक ग्लोबली वॉर चल रहा है। अपना इंडिया पाकिस्तान हो गया, रशिया यूक्रेन हो गया, अभी इधर पाकिस्तान तो होते ही रहता है। अभी जब म्यांमार में भी हुआ, थाईलैंड कंबोडिया का हो रहा है, ठीक है। और ये इतनी सारी टेस्ट वगैरह चलती हैं, तुम लगातार रॉकेट्स फायर कर रहे हो, सैटेलाइट्स पहुंचा रहे हो, उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, ठीक है। तो आजकल के जमाने में, जब वो जमाना चला गया जब लोग बोलते थे भाई यार कोयला मत जलाओ, ये वो। अब नया जमाना है, अब लोग, मैं बता रहा हूँ आगे जाके लोग रोएंगे कि क्यों हुआ ये। ऑब्वियस है, वो गरीब ही आदमी होगा जो इसको सहेगा। अमीर तो आराम से अपनी जिंदगी जिए, सिंपल सी बात है। रिच विल गेट रिचर एंड पुअर विल गेट पुअर। आथू, जो गरीब है उस पे आथू, क्योंकि तुम गरीब पैदा हुए लेकिन मरना नहीं चाहते। मजबूरी ऐसी है भाई, तो क्यों है ऐसी मजबूरी, छोड़ दो घर बार। मैं गरीब होता तो सुसाइड कर लेता, या फिर कोशिश करता कुछ अच्छा करने की, ठीक है। तो कुछ अच्छा करने की कोशिश करते। सुसाइड करने का तो मैंने सोचा था लेकिन हिम्मत नहीं पड़ी मेरी। सो लेट्स कंटिन्यू दिस शिट। Human caused global warming is particularly amplified in Arctic, caused the Arctic to warm more quickly than the rest of the Earth. तो इससे होगा क्या, देखो सीधी बात है, बर्फ पिघल गई आर्कटिक रीजन की, और वो रीजन कौन सा था, सवलबर्ड रीजन हो गया, ठीक है। तो इससे हुआ क्या, इससे हुआ है ये कि एल्बिडो, जो एल्बिडो मतलब रिफ्लेक्शन करने के, जो सन की रेज आती हैं उसको रिफ्लेक्ट करने की क्वालिटी है, वो रिड्यूस होगा। अब एल्बिडो होता है क्या, आपको पता है ना। जितने भी लाइक जो सन है वो सन रेज निकालता है, और जितने भी अपने व्हाइट सरफेस एरियाज हो, जैसे कि क्लाउड है, क्लाउड का अलग एल्बिडो है, स्नो का अलग एल्बिडो है, ओशन है, ओशन के पास भी अपना एल्बिडो है। तो वो क्या होता है, अलग अलग जो सरफेस है, अलग अलग सरफेस का अलग अलग एल्बिडो होता है। तो जो अपना स्नो का एल्बिडो है वो रिड्यूस हुआ है, क्यों, इसका रीजन है सीधी सीधी बात है, टेम्परेचर बढ़ा। टेम्परेचर बढ़ने से क्या हुआ, जो स्नो लेयर थी, और जो स्नो लेयर में जो आइस थी वो पिघलने की से क्या हुआ, वाटर हुआ। वाटर होने की वजह से क्या हुआ, जो डार्क ओशन का साइड है वो ऊपर आया, एक्सपोज हुआ। एक्सपोज होने की वजह से क्या हुआ, जो सोलर एनर्जी जो रिफ्लेक्ट करते थे, वो रिफ्लेक्ट करने की जगह उसको हम एब्जॉर्ब करने वाले हैं। और जब एब्जॉर्ब करेंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो उससे क्या होगा, लाइक स्नो पिघलेगी तो, और स्नो पिघलने से क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी। ग्लोबल वार्मिंग लाइक इस सब से क्या होगा, जो अपना ओशन का लेवल बढ़ेगा, ओशन लेवल बढ़ने से क्या होगा, सुनामीज आएंगी, अर्थक्वेक आएगा, और वोल्केनो इरप्शन भी हो सकता है। सो मैनी मोर टू से। 100 बात की एक बात, बैंड बज गई है सबकी, ह्यूमैनिटी लगने वाली कर रहे तरीके से, ठीक है। तो वही एल्बिडो गया। उस उसके बाद क्या होगा, जो वाटर, इसके रीजंस लिखे हैं इसमें, ठीक है। तो ये तो आपको नॉर्मली पढ़ रखे हैं ज्योग्राफी में। तो इम्पैक्ट ऑफ आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन होगा कैसे, सीधी सीधी बात है। जो परमाफ्रॉस्ट पता है, बर्फ से जमी हुई लेयर। और परमाफ्रॉस्ट थ्रॉलिंग रिलीज, जो परमाफ्रॉस्ट थ्रॉलिंग क्या होता है, करंट लाइक कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे परमाफ्रॉस्ट थ्रॉलिंग क्या होता है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि होता क्या है, ठीक है। इससे क्या हुआ, CO2 एंड मीथेन रिलीज हो गया, जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में स्टोर्ड था पहले। इकोलॉजिकल चेंज होगा, विंटर वार्मिंग, रेन रिमूव करेगा किसको, इंसुलेटिंग स्नो को, एक्सपोज होगा टुंड्रा, माइक्रोब्स, हार्शर टेम्परेचर डिफरेंस होगा। इम्पैक्ट इंडिया में क्या होगा, देखो इंडिया में तो सीधे सीधी बात है, मानसून का डिस्टर्बेंस होगा। देखो जो आइस है, जो आर्कटिक सी आइस, उससे क्या होगा, हमारे यहाँ लिंक्ड है जो स्ट्रॉन्ग, मतलब स्ट्रॉन्ग मानसून होगा, उससे क्या हैवी रेनफॉल होगा। हैवी रेनफॉल से क्या होगा, सुना मतलब फ्लड्स वगैरह आएंगे, डैम्स वगैरह टूटेंगे, जान वान का नुकसान होगा, ठीक है। सी लेवल भी राइस होगा, कोस्टल सिटीज हैं वो रिस्क में आ जाएगी हमारे। देखो लाइक ये वाला पार्ट है, ये कौन सा पार्ट है, मालाबार, ये वाला पार्ट है कोरोमंडल वाला, ठीक है। तो ये वाले पार्ट क्या होगा, लाइक सी लेवल बढ़ेगा तो, जैसे भी किसी ने बोला है कि मुंबई डूब सकता है कुछ आने वाले सालों में। डूब सकता है, क्यों नहीं डूब सकता, ठीक है।
इससे क्या होगा, इकोनॉमिक एंड सोशल रिस्क भी इंक्रीज होगा, एग्रीकल्चर लॉस होगा, हेल्थ इम्पैक्ट्स आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज होगा, बहुत सारी चीजें लाइक ये तो ग्लोबल नेचुरली आपको ये सब पॉइंट्स पता होंगे, इसलिए मैं इसको डीपली नहीं पता। अगर आपको नहीं पता तो कमेंट सेक्शन बताएं, कमेंट सेक्शन बताएं, तभी मैं आपको बता पाऊंगा डीपली, डीप सोच के साथ, डीप थ्रोट के साथ। ठीक है, सो अपनी नेक्स्ट न्यूज पे जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ऑब्जर्वेशंस दी ऑन बैलेंसिंग प्रोटेक्शन ऑफ स्ट्रे डॉग्स विद कंसर्न विद सिटीजन। देखो दो टाइप के लोग होते हैं, एक बोलता है कि भाई देखो कुत्ता हमारी सोसाइटी में नहीं आना चाहिए, दूसरा बोलता है कुत्ता भी तो लाइक उसके पास भी जिंदगी है, उसको हम खाना खिलाएंगे। फिर वो दूसरा वाला बोलता है भाई देखो तुमको खाना खिलाना है अपने घर खिलाओ, हमारे यहाँ लाइक हमको डर लगता है, हमारे हमको काटेगा, रेबीज हमको होगा, इंजेक्शन वगैरह लेंगे। देखो दोनों के पॉइंट वैलिड हैं। तो अब इसमें क्या होगा, अब इसमें कोई हायर अथॉरिटी चाहिए जो इंटरवीन करे और बोले कि भाई ऐसा ऐसा होना चाहिए। दोनों के पॉइंट वैलिड इसलिए हैं क्योंकि एक को डर लगता है, एक को काटेगा तो भाई सीधे सीधे रेबीज होगा, रेबीज का कोई इलाज है नहीं अगर तुमने सही टाइम पे वैक्सीन नहीं लगाया तो। सेकंड वाले का पॉइंट वैलिड है क्योंकि देखो जान तो सब में, लाइक नेचर ने सबको इक्वली बनाया है, जब नेचर ने सबको इक्वली बनाया है तो तुम क्यों अनइक्वल बनने पे तुले हो। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी क्या ऑब्जर्व किया, देखो उन्होंने बोला है कि जो जो सिटीजन है वो कुत्तों को खाना खिलाना चाहते हैं वो अपने घर में खिलाए। तो इससे क्या होगा, अब एथिकल डिवाइड आ गया, ओवरशोड इसमें लाइक सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि देखो एक लॉ है जो तुमको प्रोटेक्शन फ्रॉम लाइक स्ट्रीट डॉग भी दिलाता है, बट अथॉरिटीज विल हैव टू बियर इन माइंड द कॉन्सर्न ऑफ कॉमन मैन सच एज देयर मूवमेंट ऑन स्ट्रीट आर नॉट हैम्पर्ड बाय डॉग अटैक। देखो सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि जिसको खाना खिलाने घर पे खिलाओ, एथिकल डिवाइड क्रिएट होता है इससे। सीधी सीधी बात है वही कि तुम घूम रहे हो, तुम कुत्ता काट लिया, अब इश्यू, अब देखो वो कुत्ता तो है कुत्ता, रेबीज लेके घूम रहा है। देखो सब कुत्तों के रेबीज नहीं होती, लेकिन जिसको होती ना वो सबको कर फैला सकते हैं रेबीज काट काट के, वो कुत्ता भी जल्दी मर जाता है जिसको रेबीज होती है। रेबीज तुरंत नहीं होती, लाइक बचपन से भी हो सकती है, धीरे धीरे उसका वायरस बढ़ सकता है। ठीक है, तो अब ये कुत्ता तुम खिला रहे हो, तुमको नहीं काट रहा है, सामने वाले को तो काट रहा है। वही सुप्रीम कोर्ट ने बोला तुमको खिलाना है घर के अंदर खाना खिलाओ, वरना म्यूनिसिपैलिटी को बुलाओ, कुत्ते को जमा करवा दो। और कुत्ते के लोग क्या करते हैं, ले जाते हैं, एक अलग से साइट बना रखी है, वहां पे उनको डंप कर देते हैं। उनको खिलाना पिलाना ही नहीं पता वो कर रहे हैं नहीं कर रहे, वो एथिकल इश्यूज उसमें आ जाते हैं। ठीक है, तो अब इसमें एथिकल इश्यू कंसर्निंग स्ट्रे डॉग्स क्या है, कंपैशन वर्सेस पब्लिक ऑर्डर। सिटीजन हैव कंपैशन टुवर्ड फीडिंग स्ट्रे डॉग्स, बट अदर आर्ग्यू दैट इट encourages territorial aggression and public nuisance। कंपेशन वर्सेस पब्लिक ऑर्डर, ये पहला कंपेशन है कि भाई देखो मेरे अंदर फीलिंग है, मैं इंसान हूँ, मेरे को दूसरों के ऊपर दया करनी चाहिए, तो मैं अपने कुत्ते को मतलब अपने देसी कुत्ते को खाना खिलाऊंगा। हमारे यहाँ भी है चंपू और शेरू। चंपू एक फीमेल डॉग है और शेरू उसका लाइक पति है, और उनके बच्चे कभी भी शेरू जैसे नहीं होते। मैं आपको दिखा दूंगा, लाइक चंपू इज ब्राउन, शेरू इज व्हाइट, बच्चे काले पैदा हो रहे हैं, पता नहीं चंपू कहाँ क्या है। स्टिल तो वही कंपेशन वर्सेस अपना पब्लिक ऑर्डर हो गया, एनिमल वेलफेयर वर्सेस पब्लिक सेफ्टी हो गया। ये एथिकल कॉन्सर्न्स है, एथिक्स, एथिकली सोच के रखो। देखो भाई ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ऑब्वियसली आ सकता है, सो आपको ये तैयार करके रखना पड़ेगा ऐसे की और एथिक्स पे, ऐसे भी आ सकते हैं इस पे, और एथिक्स का क्वेश्चन भी आ सकता है इस पे। ठीक है, तो स्ट्रे डॉग हैव राइट टू लाइफ डिग्निटी, येट कम्युनिटीज ऑल्सो हैव राइट टू सेफली फ्रॉम डॉग बाइट्स। देखो स्ट्रे डॉग के पास लाइफ, लाइक लाइफ, राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी, और कम्युनिटी के पास भी यही है कि कुत्ते काटे ना उनको, या उनको रेबीज ना हो। तो वही है। अब अकॉर्डिंग टू एनसीडीसी, मोर देन 37 lakhs डॉग बाइट केसेस रिपोर्ट हुए 2024 में। 37 lakhs, लाइक समझ रहे हो कितने कुत्तों ने काटा है। और जो इससे इशू क्या आता है, इससे इशू ये आता है कि इकोलॉजिकल कैरिंग कैपेसिटी वर्सेस पॉपुलेशन कंट्रोल। इनकी पॉपुलेशन कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि कुत्ते भाई एक टाइम पे ह्यूमंस बहुत कम थे तो एनवायरमेंट अच्छे से काम कर रहा था, तो ह्यूमन बढ़ गए तो एनवायरमेंट का हाल देखो, ग्लोबल वार्मिंग कितना बढ़ेगा। वही कुत्ते बढ़ जाएंगे तो इंसानों का बंटाधार हो जाएगा। तो इकोलॉजिकली
कैरिंग कैपेसिटी क्या होता है? जितने रिसोर्सेस पे हम उनको रख सकते हैं उससे ज्यादा अगर है तो वो इकोलॉजिकली कैरिंग कैपेसिटी क्रॉस कर चुके हैं। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? पॉपुलेशन उनकी कंट्रोल करनी पड़ेगी। तो ये आर्ग्यू किया जाता है कि ह्यूमंस है ना, वो क्या कर रहे हैं? इंक्रीज कर रहे हैं शेर डॉग की पॉपुलेशन को। कैसे? उनको खाना खिला खिला के। और दूसरी तरफ क्या बोलते हैं? दूसरी तरफ ये है कि पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए एक अनएथिकल एनिमल कंट्रोल मेथड्स को यूज करते हैं, जिससे कभी कभी जानवरों की जान भी जा सकती है। ऑपरेशन कर दिया, मर गया कुत्ता। तुम्हारी लाइफ लाइफ, कुत्ते की लाइफ लाइफ नहीं। उसके बाद एक और चीज आती है, यूटिलिटेरियन यूटिलिटेरियनिज्म वर्सेस डियोंटोलॉजिकल अप्रोच। तो ये तो आप सोशियोलॉजी वाले हो तो आपको इजीली पता होगा कि यूटिलिटेरियनिज्म क्या होता है और डियोंटोलॉजिकल अप्रोच क्या होता है। और पॉलिटी वालों को भी पता हो, क्योंकि ये टॉपिक्स कुछ मैच करते हैं। ऑप्शनल वालों की बात कर रहा हूँ, नॉट द लाइक जो पॉलिटी नॉर्मल आप लोग पढ़ते रहते हैं। अबंडमेंट वर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यूटिलिटेरियन कंपोनेंट इन ह्यूमन डॉग बॉन्ड हैज वीकन, जिससे रिजल्ट आए अबंडमेंट ऑफ पेट्स। और डियोंटोलॉजिकल अप्रोच प्रायोरिटाइज करता है कि जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ह्यूमंस की, कि उनको प्रोटेक्ट करे, वो खाना खिलाए। देखो यूटिलिटेरियन जो भी है वो तो आपको पता होगा, लेकिन जो डिओंटोलॉजिकल अप्रोच है ना, उसके बारे में थोड़ा सा आपको बात करना चाहता हूँ। तो डिओंटोलॉजिकल अप्रोच का लाइक सीधी सीधी मतलब है, आपको ना रिजल्ट रिजल्ट से मतलब नहीं होना चाहिए। आपको जो मॉरल है उस चीज को पाने के लिए अपनाया गया उससे मतलब रखना चाहिए। ये अपनी डिओंटोलॉजिकल अप्रोच है, ठीक है। तो प्रोविजन रिगार्डिंग स्ट्रे डॉग्स इन इंडिया, कुछ आर्टिकल्स हैं जो जिसको हम लाइक कंसिडर कर सकते हैं अपने एग्जाम्स में लिखते टाइम। तो उनमें से सबसे पहला आर्टिकल हो जाता है, ये कुछ मतलब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको लग रहा है कि मैं मस्ती में पढ़ा रहा हूँ तो आपको मस्ती में निकाल देना चाहिए, तो ऐसे ही एग्जाम निकल जाएगा मस्ती। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें सबसे पहला आता है आर्टिकल नंबर 243, जो मैंडेट करता है म्यूनिसपैलिटीज को, वो कंट्रोल करेंगे स्ट्रे डॉग्स को और उनकी पॉपुलेशन को। और आर्टिकल 51 जी क्या बोलता है? ये फंडामेंटल सिटीजन है कि मतलब सिटीजन की फंडामेंटल ड्यूटी है कि वो कंपैशन रखे लिविंग क्रीचर्स पे। तो याद रखना 243 51 जी, 51 ए का जी, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं रूल्स। कुछ ऐसे रूल्स भी तो बनाएंगे इनकी कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहला रूल है एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स, ठीक है, जो कि 2023 में अपग्रेड हुआ। अंडर किसके अंदर आता है? प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल एक्ट के अंदर आता है 1960 का। ये क्या करते हैं? सीधी सीधी बात है, जो शेर डॉग की पॉपुलेशन है उसको कंट्रोल करने के लिए उनका स्टरलाइजेशन करते हैं। स्टरलाइजेशन मोस्टली ह्यूमंस में तो औरतों का कर देते हैं, अब उनका कुत्तों में मेल का कर देते होंगे। Rules addresses feeding of community animals by assigning responsibility to resident welfare association and local bodies. कोर्ट का जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट ने लाइक जलीकट्टू तो आपको पता ही होगा 2014 में, उसमें इन लोगों ने देख जलीकट्टू अगर आपको नहीं पता ना, उसके ऊपर मैं एक स्पेसिफिक वीडियो बना सकता हूँ, एकदम पर्टिकुलर 8 मिनट की वीडियो बन सकती है जलीकट्टू। और अगर आपको वीडियो चाहिए ना, कमेंट सेक्शन में बता दो कि हाँ भाई, अगर उस पे मेरे को 50 कमेंट से ऊपर मिल गया तो मैं पक्का उस पर वीडियो बना दूंगा। 10 मिनट की वीडियो है, उसको मुझे बस हार्डली 1 घंटा लगेगा बनाने में, सो वी कैन डू इट। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में बोला था जलीकट्टू वाले केस में कि जो जानवर है उसके पास भी राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी है, ठीक है। तो अब हम अपनी नेक्स्ट न्यूज पे जाते हैं। नेक्स्ट न्यूज इतनी इंपॉर्टेंट है, उतना इंपॉर्टेंट आपको ये जान लेना है कि आपको सक्सेसफुल होना कितना इंपॉर्टेंट है। इंडिया में सबसे ज्यादा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फाइलिंग हुई है 44% इन 5 ईयर। सर्च हुआ 44% इंक्रीज हुआ है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की फाइलिंग के लिए। तो अभी ये किसने बोला है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने इन्फॉर्म किया है लोकसभा को कि जो लाइक ज्योग्राफिकल इंडिकेशन में तो 380% इंक्रीज हुआ है। जीआई पता ना, जीआई टैक्स वगैरह मिलते हैं अलग अलग प्रोडक्ट्स को, अलग अलग स्टेट के, डिस्ट्रिक्ट के। एक डिस्ट्रिक्ट का अलग प्रोडक्ट, हमारा वन डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम भी है, ठीक है। तो इसके साथ साथ 300%, 380% तो हमारा किसमें हुआ?
जीआई में हो, उसके बाद डिजाइन, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क्स, ये भी कुछ चीजें ऐसी आ जाती हैं जो लोग अपना हक मान के चलते हैं कि हाँ, अगर ये हमको मिल गया तो लाइक इससे होगा क्या? अगर तुमको कॉपीराइट मिल गया तो वो अगर कोई और चीज बेच रहा है तो आप कॉपीराइट स्ट्राइक मार सकते हैं। यूट्यूब का ही बता देता हूँ, अगर तुम्हारा कोई गाना है तो इजिली आप कॉपीराइट स्ट्राइक मार सकते हैं और जितना भी पैसा उसने कमाया वो पैसा आपको ट्रांसफर हो जाएगा, या फिर वो वीडियो बैन हो जाएगी, ठीक है? This surge is largely divided by strategical reform to enhance intellectual property. अब इसमें रिफॉर्म्स क्या है, वो जाने से पहले अपन थोड़ा सा और इस चीज को डिस्कस कर लेते हैं। तो एक्टिविटीज एंड फोस्टर इनोवेशन एंड बूस्ट आईपी फाइलिंग इन इंडिया। देखो, गवर्नमेंट इनिशिएटिव टू फोस्टर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक्टिविटीज, प्रोसीजरल रिफॉर्म्स। तो अभी क्या हुआ, गवर्नमेंट ने क्या किया जिससे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो फाइलिंग्स है वो इंक्रीज हो सके और बहुत स्ट्रीमली काम कर सके। तो सबसे पहले तो लोगों ने टाइमलाइन उसको चेंज किया है, मतलब उसमें जो प्रॉब्लम थी वो चेंज करी है। नंबर ऑफ फॉर्म्स कम करे, जैसे कि पहले 78 फॉर्म लगते थे, अब बस 8 फॉर्म्स हो रहे हैं, जिससे हम अपने ट्रेड मार्क को रजिस्टर कर सकते हैं। फी कंसेशन दी, 80% फी रिडक्शन दिया है स्टार्टअप्स के लिए, एमएसएमई के लिए और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए। 75% फी रिडक्शन हुई है स्टार्टअप्स के लिए, ठीक है, एंड एमएसएमई के लिए। डिजिटलाइजेशन हुआ है, लाइक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डैशबोर्ड प्रोवाइड हुआ है जिसमें हम रियल टाइम कॉम्प्रिहेंसिव डाटा देख सकते। देखो, ये सब लिखने में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन बिना पैसे से ये सब कुछ नहीं होता। करप्शन इज पीक, और एक आदमी गवर्नमेंट में जाता है क्योंकि करप्शन करने के लिए, पैसा कमाने के लिए। ये सब फालतू है कि देश की सेवा कर रहे हैं, सब दुनिया भर की बात है। हर हर गवर्नमेंट एम्प्लॉय करप्ट है, हर गवर्नमेंट एम्प्लॉय करप्ट है, लेकिन अगर अगर आपको लग रहा है करप्शन नहीं हो रहा है तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लाइक AI powered trademark search technology for more efficient and accurate examination of trademark के लिए हम AI powered trademark वगैरह प्रोवाइड करने वाले हैं। अब कुछ स्कीम्स क्या है, प्रोग्राम्स क्या है जो इसको लाइक हमारे लिए जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है ना उसमें हेल्प करने वाले हैं। सबसे पहला है नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवेयरनेस मिशन, निपम। आईपीआर इंटर्नशिप प्रोग्राम, स्टार्टअप्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन स्कीम्स, नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवार्ड्स हो गया। उसके बाद क्या हो गया, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, अडॉप्शन ऑफ इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन अंडर लोकार्नो एग्रीमेंट फॉर इंडस्ट्रियल डिजाइन। तो लोकार्नो एग्रीमेंट है क्या, एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जिसके अकॉर्डिंगली, जिसके अंडर वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन साइन हुई थी, ठीक है। तो ये याद रखना है, लोकार्नो एग्रीमेंट। तो इसमें आपको याद करना है क्या 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 रखना है। ये रखना है, पहले जीआई टैग में 380% बढ़ गया, फिर उसके साथ ट्रेड मार्क, पेटेंट, ये सब आपको बढ़ गया, ठीक है। उसके साथ साथ क्या रखना है, नंबर ऑफ फॉर्म कम कर दिए, ये हो गया। मेनली आपको रखना है ये जो प्रोग्राम्स है ना वो याद है कि कैसे हमने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फाइलिंग में सर्च करवाई। जैसे निपम हो गया, स्टार्टअप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन स्कीम हो गया, ये नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवार्ड्स हो गया, ये सब दुनिया भर की बातें। और इसके साथ साथ ये लोग कार्नो एग्रीमेंट याद रख लेना, जिसके थ्रू हमने विपो साइन किया, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन को साइन किया 1968 में। नेक्स्टली हम बात करते हैं आर्टिकल 143, जिसमें प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट को लाइक सुप्रीम कोर्ट से कुछ राय ले सकता है, एडवाइजरी ओपिनियन ले सकता है। तो और ये ओपिनियन कैसी, ये ओपिनियन ऐसे कि जो बाइंडिंग बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं प्रेसिडेंट पे। प्रेसिडेंट चाहे तो बोलेगा ठीक है, अच्छी ओपिनियन है, सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला है सही बोला है, यस वी विल ऑप्ट इट। और चाहे तो रिजेक्ट कर दे, ठीक है, बोल दिया, कोई कोई इशू नहीं, ठीक है। ये हो गया अपना आर्टिकल 43 143। तो ये याद रखना, ये बहुत आता है न्यूज में, तो ऑब्वियस आपको पता ही होगा, इसलिए मैं इसको ज्यादा डिस्कस नहीं करता क्योंकि आपकी पॉलिटी स्ट्रांग है। मैं यही कंसीडर कर रहा हूँ कि आपकी पॉलिटी स्ट्रांग है, और अगर आपकी पॉलिटी स्ट्रांग नहीं है तो प्लीज मुझे बताइए, आई विल हेल्प यू। हाँ सुनिए सुनिए रत्ता तेरे, रत्ता बेचे तू। हम्म। तो अब नेक्स्ट न्यूज पे बढ़ते हैं। देखो, इंटर वाटर
जो डिस्प्यूट्स है ना, रिवर डिस्प्यूट्स है, वो लाइक बहुत सी स्टेट्स में है। तो अब गोवा क्या कंसिडर कर रहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा। डिस्प्यूट उनका है हो रहा है जो कर्नाटका में, लाइक जो अपनी महादई रिवर है, वो कर्नाटका के जो खालसा कलासा बंदूरी प्रोजेक्ट है। तो गोवा का इशू ये है कि जो खलासा बंदूरी प्रोजेक्ट है वो बैरेज बनाएगा किस किस रिवर के किस रिवर के अंदर, खलासा एंड बंदूरी रिवर्स पे, ठीक है। इसका काम क्या होगा, ये डाइवर्ट करेंगे वाटर फ्रॉम मालप्रभा। तो है क्या डिस्प्यूट, यही है कि हर किसी को पानी चाहिए और पानी की समस्या बहुत है। तो ये जो प्रोजेक्ट्स वगैरह एक स्टेट बनाती है, दूसरी जो मतलब दूसरी रिवर पे मतलब दूसरी स्टेट पे जो वाटर फ्लो करता है, उस पे जो डैम्स वगैरह और प्रोजेक्ट होते हैं वो उनके वाटर फ्लो वाटर क्वांटिटी को अफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से उनकी पॉपुलेशन को इश्यूज आते हैं। तो जो महानदी रिवर है जो अभी इंपॉर्टेंट हो गई, क्योंकि लाइक ऑब्वियस है, इसको आपको मैं इधर पे दिखा देता हूँ। ओ सुनिया सुनिया राता तेरा विछे तू अथू अथू तु, 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 खुल ही नहीं रहा है ब्रो। चलो आप देख लेना कभी। महादी रिवर अपनी ओरिजिनेट होती है जम्बोटी घाट, जो कि कर्नाटका में फ्लो करेगी। कहाँ पे जाएगी का मतलब बहेगी कहाँ जाएगी, अपनी अरेबियन सी में। ऑब्वियस पे ऑफ बंगाल में तो जाएगी नहीं, अगर कर्नाटका से ओरिजिनेट हो रही है अरेबियन सी में जाएगी। लेकिन फ्लो कहाँ से करेगी, गोवा, कर्नाटक एंड महाराष्ट्र से, ठीक है। तो अब वो तो खुला नहीं, तो मैं सोचा हूँ कि आगे ही बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट न्यूज है हमारी ग्रेट रहुआ रिवर। तो यह कहाँ की, तंजानिया की रिवर है। और ये क्या हो रही, सूख रही है। क्यों सूख रही है, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, मिसमैनेजमेंट, इंक्रीज ह्यूमन एक्टिविटीज, ये कुछ रीजन है इनकी वजह से। ऑब्वियस है, तभी तो ये रिवर्स वगैरह सूख रही है। तो ग्रेट रहुआ रिवर एक तंजानिया की मेजर रिवर है और एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है किसकी, रुफीजी रिवर की, जो कि सबसे बड़ी रिवर है अपनी तंजानिया की। और लाइक मेन वाटर सोर्स भी कौन सा इसका, लाइक सबसे बड़ी रिवर है तो ये मेन वाटर सोर्स हो, लेकिन इसके साथ साथ जो रहुआ नेशनल पार्क है ना, उसका मेन वाटर सोर्स है अपना रहुआ, रुआहा रिवर। रहुआ बोल रहे रुआहा रिवर है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। रुआहा रिवर तंजानिया, याद रखना आपको, बस रुआहा रिवर तंजानिया। तंजानिया आपको पता है ना, तो हाँ महिदी रिवर एरी, ठीक है। इतने में देख लो, ये रमाला प्रभा, ये जा रही है जा रही है जा रही है, जा रही है, टपक जाएगी। द हेल। ये गोवा हो गया, कर्नाटका हो गया, महाराष्ट्र हो गया। और उसके बाद क्या बोला था मैंने, ग्रेट रुआहा रिवर तंजानिया। लुक एट दिस, सूखी सूखी। तंजानिया में हाथी दिख गए मेरे को। ये रहा अपना तंजानिया। मेडागास्कर हो गया, मोजाम्बिक हो गया, जाम्बिया हो गया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, नाम्बिया, अंगोलिया, अंगोला सॉरी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो हो गया अपना, केन्या हो गया, सोमालिया हो गया, इथियोपिया, सुदान हो गया, चैड हो गया, नाइजर हो गया, नाइजीरिया। ये सब अपने छोटी छोटी कंट्रीज हो गए। तो अपनी नेक्स्ट न्यूज पे बढ़ते हैं। सो ये हो गया अपना न्यूज। नेक्स्ट न्यूज इज, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है, इसके इम्प्लीमेंटेशन होगा इलाहाबाद हाईकोर्ट का 2022 के गाइडलाइंस, जो रिस्ट्रेन करती है पुलिस को एक्शन लेने से। कितने तक, सेक्शन 498 क्या बोलता है, 498 ए ऑफ आईपीसी क्या बोलता है, ये बोलता है कि लाइक अगर कोई औरत है और औरत पे क्रुएलिटी हुई है हस्बैंड और उसके रिलेटिव्स के द्वारा, तो ये सीधी सीधी बात है, पकड़ो उनको। और ये प्रोवाइड करता है कि अगर वुमेन को ट्रीट किया गया
तो उनको पनिशमेंट होगी, 3 साल की जेल होगी और एक नॉन बेलेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। तो ये हुआ क्या, सुप्रीम कोर्ट ने बोला क्या इसके बारे में? देखो सेक्शन 498 क्या बोलता है, सीधी सीधी बात है, अगर तुमने औरत पे अत्याचार किया है तो आप जेल जाओगे और जेल से बेल नहीं मिलेगी आपको 3 साल तक। तो कूल इसमें एक टर्म आता है कूलिंग पीरियड। कूलिंग पीरियड एक 2 महीने का ऐसा टाइम है मैट्रिमोनी में, जिसमें अगर मतलब ये टाइम सोचने को देते वुमेन को कि आप सचमुच चाहते हैं कि जेल हो या ना हो आपके पति को, और वो चाहती है जेल हो तो हो, बस यही न्यूज। तो बस सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई देखो 2 महीने तक आपको कोई एक्शन नहीं लेना है, कूलिंग पीरियड चल रहा है, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं विंटर फॉक्स फॉग एक्सपेरिमेंट के बारे में, जिसने अपने 10 साल कंप्लीट करे हैं डेडिकेशन से रिसर्च इन नॉर्थ इंडिया डेंस विंटर फॉग। नॉर्थ इंडिया में बहुत सारे माउंटेन है और उन माउंटेन्स में बहुत खतरनाक तरीके की विंटर फॉग्स बनती है। तो उधर पे ये वाइफ वाइफ एक्स प्रोजेक्ट है, उसने अपने 10 साल कंप्लीट किए। तो है क्या वाइफ एक्स इज वन ऑफ द ओनली काइंड वर्ल्ड के फ्यू मतलब कुछ में से, मतलब बहुत बहुत छोटे छोटे मतलब बहुत कम में से एक लॉन्ग टर्म का ओपन फील्ड एक्सपेरिमेंट प्रोजेक्ट है, जिसका सोलली काम है फॉग को फॉग पे फोकस करना और फॉग को एक्सपेरिमेंट करना, लाइक फॉग की डिटेल्स कलेक्ट करना, फॉग के बारे में नॉलेज इकट्ठा करना। और एक इसने लाइक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजिकल ने इनिशिएट किया अंडर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, डेवलप करना है लो कास्टिंग एंड फॉरकास्टिंग ऑफ विंटर फॉग। ओके, ये हुई न्यूज। नेक्स्ट न्यूज पे जाते हैं, जो कि अपनी चोला गंगम लेक, तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि वो डेवलप करेंगे चोला गंगम लेक को वापस। तो चोला गंगा लेक है क्या, इसको हम पहले बोलते हैं पुनेरी लेक। पुनेरी मतलब एक गोल्डन लेक, जो कि बनाई गई थी अपनी राजेंद्र चोला वन के द्वारा। किधर पे बनाई गई थी, तमिलनाडु में। और ये लाइक गंगाई कोंडा चोलापुरम, ठीक है। तो ये एक कैपिटल थी अपनी राजेंद्र चोला वन में, क्या गंगाई कोंडा चोलापुरम। तो जो राजेंद्र चोला वन थे उन्होंने इसको कैपिटल बनाया, अब उसी कैपिटल में अपना लाइक चोलागंगम लेक बनाई, जिसको हम पुनेरी लेक भी बोल सकते हैं, जो कि गोल्डन लेक है। ये अब लाइक ये क्यों इतने इंपॉर्टेंट है, ये विक्ट्री, ये लेक एक एक काइंड ऑफ लाइक स्तंभ के टाइप में बन, जैसे अशोक के स्तंभ से ना विक्ट्री को शो करते थे, ये लेक वो विक्ट्री को जो नॉर्थर्न कैंपेन में चोला की विक्ट्री थी गैंगेटिक प्लेन्स में, उसको शो करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू जो कॉपर प्लेट्स हैं जो अपन को त्रुवल त्रुवलन जो इंस्क्रिप्शन उसमें हमको ये मिला, हाँ, तो जो इंस्क्रिप्शन मिली है जो अपन को, वो क्या शो करती है, ये जो लाइक इट इज काइंड ऑफ विक्ट्री का पिलर, जो कि किंग ने एस्टेब्लिश करी, मतलब जीत गए ये लोग नॉर्थ में जो गंगेटिक प्लेन्स हैं उसमें उनकी विक्ट्री हुई। तो बस प्रॉपर तरीके से अपना स्तंभ बनाने के लिए कि हाँ कि हम वहां जीते हैं, तो उसके लिए अपन ने क्या किया, ये बना दी, लेक बना दी। तो उसको रिस्टोर करने का बोला गया तमिलनाडु तमिलनाडु की द्वारा। नेक्स्ट इज वानुआतू, जो कि कैपिटल है पोर्ट विलाक। वनातू क्या है, वनाउ तो एक छोटा सा लाइक मेलानेशिया का एक पार्ट है। देखो अब वनातू मैं आपको दिखा देता हूँ, वनुता ऐसा कुछ क्या लिखा था, स्पेलिंग भी गलत है। वनु वनुआतू, ओशियनिया की एक छोटी सी आइलैंड कंट्री है, ये देखो। ऑस्ट्रेलिया दिख रहा है आपको, ये वनुआतू एक आइलैंड कंट्री का ग्रुप है,
पोर्ट विला इसकी कैपिटल है, ठीक है। तो पैसिफिक नेशन ऑफ वनातु हैज अप्रोच द इंटरनेशनल नेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, क्योंकि वो चाहते हैं कि जो एनवायरमेंट डिस्ट्रक्शन हो रहा है ग्लोबल सी लेवल के राइस से, उनके जो आइलैंड्स हैं उनमें जो डिस्ट्रक्शन हो रहा है, आइलैंड्स डूब रहे हैं और उन डूबने की वजह से जो भी डिस्ट्रक्शन हो रहा है उसको एक पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी दिया जाए, उसको बोला जाए इकोसाइड। इकोसाइड बोला जाए इसको। जेनोसाइड सुना है, इकोसाइड सुनो। एनवायरमेंट की तरफ से जो डिस्ट्रक्शन हो रहा है, जो लोगों की जान जा रही है, उसको बोलते हैं इकोसाइड। इस पे भी हम एनवायरमेंट को ब्लेम कर सकते हैं। एट द एंड वनातो आइलैंड ने बोला है। तो इसकी लोकेशन क्या है, एक लिखियो आर्किपेलागो आइलैंड्स है साउथ पैसिफिक में। और लाइक मोस्टली तो ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में, वेस्ट ऑफ फिजी है। बाउंड्री, देखो एक आइलैंड ग्रुप है तो एक्सटेंसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर आते हैं, ठीक है। और लाइक इसके जोग्राफिकल फीचर है कि देखो मोस्टली तो जो आइलैंड्स हैं वो वॉल्केनिक ओरिजिन के हैं, साथ साथ माउंटेन टेरेंसेस में। मेजर आइलैंड कौन से इसमें, वो हो गए अपने एस्पिरिटू सेंटो, मलाकुला एंड इफेट। ये हो गया अपना आइलैंड, ठीक है। ये देखो ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यू कैलेडोनिया हो गया, फिजी हो गया। ये बीचों बीच ये रहा, कोरल से ये रहा। अब ये जो छोटे छोटे आइलैंड्स है ना, इनका इशू यही है कि ये लोग थक चुके हैं। तो ये वाला अपना खत्म हो गया यूपीएससी। अब कुछ ऐसा पार्ट है जो वनडे क्वेश्चंस, मतलब वनडे एग्जाम्स में आपके काम आ जाते, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। पहला, यूके टू लोअर वोटिंग एज टू 16 साल कर दी इनने अपनी वोटिंग एज को, ठीक है। सेकंड न्यूज इज which university became the first foreign institute to open an campus in India under UGC's new rules? साउथहैम्पटन हो गई अपनी, साउथ लाइक ऑस्ट्रेलिया की जो यूनिवर्सिटी साउथहैम्पटन, उसमें बोला कि भाई पहला इंस्टीट्यूशन है जो यूजीसी की नए रूल, शायद से मैं पढ़ा चुका हूँ। उसके बाद ये न्यूज है, which city was named India's cleanest for 8th consecutive year? like obvious, स्वच्छ सर्वेक्षण इंदौर हमारा। वैसे हमारा सागर बहुत अच्छा है, आई लव माई सागर। मुआ। तो which regulatory body launched the VCF settlement scheme 2025? SBI। तो 2025 के करंट यूएन मंडेला प्राइज के रेसिपिएंट कौन है? पहला है ब्रेंडा रेमंड्स एंड कैनेडी ओडीडी। ये है रेसिपिएंट्स। 2 मिनट रुको, पानी पी कर आता हूँ और फिर मैं आपको केस स्टडी पे लेके जाता हूँ, ठीक है। इनेबल शिप को देखो आप जब तक फोकस करो। तो भाई लोग, I'm back। तो आज की जो केस स्टडी है ना, वो एक ऐसी केस स्टडी है जिसके एंड में आप सुनते सुनते ऐसा लगेगा कि लाइक गूजबम्स आ जाएंगे। मैं जब इसके बारे में पढ़ रहा था ना, तो मेरे तो लिटरली गूजबम्स आ गए। तो आज का केस स्टडी का टाइटल है द हॉरर ऑफ नेवल सबमरीन क्रूज। इस पे एक मूवी भी बनी है, तो अगर आप चाहते हैं तो उसको देख सकते हैं। तो ये बात है अपनी अगस्त 2000 की। कुछ डाइवर्स ओशियन के अंदर गए, उनको एक नोट मिला। उस नोट में क्या लिखा था, वो उन शोल्जर्स की स्टोरी है जो मैं अभी आपको बयां करने वाला हूं। स्टार्ट करते हैं 12 अगस्त से। 12 अगस्त 2000 से हुआ ये कि देखो, जो आर्मी है ना वो डिफरेंट टाइप्स की एक्सरसाइज करती है। तो जो रशियन आर्मी है उसमें भी देख, एयर एक्सरसाइज हो गया अपना, लैंड वाली आर्मी वाली एक्सरसाइज हो गई, उसके बाद नेवी वाली एक्सरसाइज हो गई। तो अब हम बात करने वाले
समर एक्स एक्सरसाइज, रशिया की समर एक्स एक्सरसाइज, जो कि बेरिंग सी में, देखो बेरिंग सी ना मोस्टली आपको पता है बेरिंग सी पिघली नहीं है, मतलब बर्फ जमी रहती है, कुछ ही टाइम तक ये इसकी बर्फ पिघली रहती है। तो यहाँ पे अपनी वॉरशिप्स लेके गए रशियंस, जिनमें 33 नेवल वॉरशिप्स थी। और ये अगस्त 2000 की बात है। रशिया की गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि अब बेरिंग सी में अपनी एक्सरसाइज करेंगे समर एक्स, जिसमें ये अपनी नेवल वॉरशिप्स लेके गए 33, जिनमें से कुछ फेक बैटल, मतलब कुछ फेक अपोनेंट बनेगी, जिनके अंदर जिनको बाकी लोग प्रोटेक्ट करेंगे, मतलब जिनसे हम, चलो मैं एक सेकंड रुकना, मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। पॉज नहीं आता क्या? प्लीज उस सबको पॉज सब रहने देते हैं, स्टार्ट ही करते हैं। एकदम फिर से स्टार्ट करता हूँ मैं, ठीक है। तो मैं बात कर रहा हूँ अगस्त 2000 के बारे में। रशिया ने अपनी 33 वॉरशिप्स को बेरिंग सी की तरफ मोड़ दिया। एक्सरसाइज थी समर एक्स। ये नेवल एक्सरसाइज थी जिसमें ये फेक बैटल सिनेरियो क्रिएट करने वाले थे, जिसमें फेक मिसाइल्स का भी यूज करने वाले थे। और इस वॉर का, लाइक इस वॉरशिप सिनेरियो का इंचार्ज कौन था? एडी पॉपाय। बहुत सारी फोटोज हैं, ठीक है। ये देखो बेरिंग सी आपको दिख रहा है। एडी पॉपाय इनके लाइक कैप्टन थे, जिनके ऑर्डर से ये वॉरशिप स्टार्ट होने वाली। तो अपने एडी पॉपाय ने ऑर्डर दिया, तो सबमरीन ने क्या किया, अपना लाइक टारगेट अपना चूज किया और टारगेट करी 2 मिसाइल्स। अब इससे क्या हुआ, ठीक है, ये तो आपको पता चलिए बैकग्राउंड चल क्या रहा है। नेवल एक्सरसाइज चल रही है जिसमें वॉर चल रहा है, इन लाइक कुछ अपोजिट में काम कर, एनिमी की तरफ से काम कर रहे हैं और कुछ अपनी तरफ से काम कर रहे हैं। इसमें फेक मिसाइल्स का यूज हो रहा है। अब हम बात करते हैं अगले दिन की, 13 अगस्त 2000 को। 24 घंटे हो गए हैं, रिपोर्टर्स आए हैं एडमिरल के पास, पॉपाय के पास। पूछते हैं भाई देखो 24 घंटा हो गया, कैसा चल रहा है, एक्सरसाइज चल रही है? जो अपने एडमिरल पॉपाय है बोलते हैं बढ़िया भाई, सब बढ़िया चल रहा है, एकदम परफेक्ट तरीके से नेवल एक्सरसाइज हो रही है, और हमको बहुत परफेक्ट तरीके से सक्सेस गेन होने वाली है। एक्सरसाइज के बाद हमको बहुत नॉलेज मिलने वाली है कि हम कैसे अपने अपोनेंट्स को हरा सकते हैं। लेकिन जो ये एडमिरल पोपॉय ने बोला, और जो ग्राउंड लोकल में जो न्यूज चल रही थी ना, वो बिल्कुल अपोजिट थी। बैकग्राउंड में लोकल्स को ऐसा उड़ती उड़ती खबर मिली कि भाई जो सबमरीन है ना, उसमें कुछ इशू है। अब ये जैसे ही न्यूज जो उस सबमरीन में लोग थे उनके घर वालों को पता चली, तो वो बार बार जो नेवल बेस है ना उसको कॉल कर रहे हैं कि भाई बताओ हमारे फैमिली वाले कैसे हैं, उनसे हम बात नहीं कर पा रहे। तो जो नेवल बेस है वो बोलते हैं हमको भी नहीं पता है कि चल क्या रहा है, अभी हमको कोई ऊपर से ऑर्डर नहीं आया ना, हमको कोई न्यूज आई है। तो फिर उसके बाद फिर वो जो घर वाले हैं वो मीडिया को फोर्स करते हैं कि देखो कुछ तो अच्छा काम कर लो तुम लोग। तो मीडिया फिर जाती है अपने एडमिरल पोपाय के पास, और ये कैसे जा रहे हैं फ्लीट में, लाइक अपने शिप्स को यूज करके। कि जो एडमिरल पोपाय है वो तो आराम से अपने फ्लीट में ना एक वॉरशिप के ऊपर बैठा हुआ है, वहां से सबको गाइड कर रहा है कैसे क्या करना है। उस पे गई, पोपाय के पास गए, पोपाय से पूछा क्या हुआ, उनने कोई आंसर नहीं दिया। तो एट द एंड उनने ये आंसर दिया सब कुछ सही है, कोई टेंशन लेने की बात है नहीं। लेकिन कुछ टाइम और बीता। उसके बाद बताया कि देखो एक हमारी सबमरीन है, उसमें कुछ टेक्निकल डिफिकल्टीज आ गई। लेकिन उस सबमरीन का नाम है क्रूक्स, KURSK, जो कि हमारी सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी और सबसे एक्सपेंसिव सबमरीन है। तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं। तो अगर ये बात है तो ऑब्वियस है, फैमिली वाले बोले अरे भाई इतनी टेक्निकली टेक्निक टेक्निक देखो ये वो सबमरीन इतनी टेक्निकल एडवांस सबमरीन है तो कुछ नहीं होगा हमारे लोगों को। अब हम सीधे चलते हैं 14 अगस्त पे। पूरा दिन बीत गया, पूरे दिन मीडिया की एक ही न्यूज चली थी, देखो सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी वाली हमारी शिप है, तो लाइक तो कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन पूरा दिन बीत गया, 14 अगस्त हो गई। अब हम 14 अगस्त से सीधे पहुंचते हैं 21 अगस्त पे। 12 अगस्त से 21 अगस्त के बीच में कितने दिन हो गए, कैलकुलेट करके मुझे बताओ। इतने दिन बाद
नॉर्वे के डाइवर आए, उस नॉर्वे से डाइवर बुलाए गए एस्केप हैच खोलने के लिए, और वो जब एस्केप हैच खोला और उनको जो चिट्ठी मिली, तब उनको पता चला कि असल में हुआ क्या। अभी तक तो जो मीडिया बता रहा था वही चीजें चल रही थी, लेकिन जो 9 दिन के बाद वाली बात है ना, वो अब मैं आपको बयां करने वाला हूँ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सबमरीन के बारे में। तो सबमरीन होता कैसे, देखो, सबमरीन एक लंबी सी होती रहती है, और उसमें क्या होता है, अलग अलग कंपार्टमेंट होते हैं जिसके अलग अलग काम होते हैं। तो ये जो सबमरीन थी ना, कुर्क्स कुर्क्स, उसमें लाइक 9 कंपार्टमेंट थे, और आगे पीछे एस्केप हैच थे। ये देखो, यहाँ पे एस्केप हैच होगा, एक पीछे एस्केप हैच होगा, और जो मिसाइल्स हैं वो आगे रहती है, ठीक है, सबमरीन में। तो अब जो ये सबमरीन है, उनमें से बहुत सारी फैमिलीज थे, उन फैमिली मतलब एक इसके अंदर थे अपने 118 लोग, और 118 लोगों में से एक था अपना डिमिट्री। डिमिट्री, आपको फोटो दिखाता हूँ। डिमिट्री, ये है डिमिट्री, ठीक है, ये अपना डिमिट्री है। ये सेलर था, ये एक प्रॉपर रशिया की नेवल फैमिली से बिलोंग करता था, नेवल आर्मी फैमिली से, और ये 1990 में ही अपने अपने नेवल आर्मी में ज्वाइन कर गया था। ये एक कुर्क ऑफिसर था जो कि 1996 में इस सबमरीन में डिप्लॉय हो गया था। अभी भी लाइक 2000 के अप्रैल में इसकी शादी हुई थी, जिसमें ये अपनी वाइफ को इस सबमरीन को टूर करवाने लेकर आया था, और उसकी एक वीडियो भी है जिसमें ये क्या करता है, अपनी वाइफ को बता रहा होता है, वो बहुत खुश होता है, देखो मैं इस सबमरीन में काम करता हूँ, ये पोर्शन ऐसे काम करता है, ये ऐसे काम करता है, मुझे ये काम करना होता है, ठीक है। ये डिमिट्री की स्टोरी, और जो लेटर मिलता है ना, एट द एंड डिमिट्री का मिलता है। तो उस लेटर में क्या लिखा था और हुआ क्या था, तो एक्चुअली ना, इस पूरे एक्सीडेंट में 118 लोगों की जान चली गई थी, जिसमें से एक डिमिट्री था, और लास्ट में बचे थे 23 लोग। तो जैसे मैंने बताया कि ये एक नेवल एक्सरसाइज चल रहा था, जिसमें ऑर्डर मिलते ही सबमरीन को मिसाइल फायर करना। तो अपने जो पोपॉय थे, उन्होंने बढ़िया तरीके से सबमरीन सबमरीन को ऑर्डर दिया, उसने मिसाइल फायर की, और जो मिसाइल थी ना, टॉर्पीडो बोलते हैं इसको, अंदर जो सबमरीन में होता है वो टॉर्पीडोज होते हैं। तो वो जो टॉर्पीडोज थी ना, वो फेक टॉर्पीडोज थी, लेकिन फेक टॉर्पीडोज के साथ रियल टॉर्पीडोज भी रखी हुई थी उसी कंपार्टमेंट। तो अपना जो डिमिट्री है, जो मेन बंदा है, वो कंपार्टमेंट नंबर 7 में था, और ये होता कहाँ से, टॉर्पीडोज वगैरह मिसाइल कहाँ से फायर होती है, कंपार्टमेंट नंबर 1 से होती है। जब ऑर्डर मिला कंपार्टमेंट नंबर 1 के आदमियों को, लोगों ने फायर किया टॉर्पीडो, जब वो फेक टॉर्पीडो फायर हुई, तो उसके कुछ टाइम बाद ना अचानक से धमाका हुआ, और बहुत तेज आवाज आई कुछ फटने की। तो दिमित्री को क्या है, दिमित्री बहुत सालों से यही काम कर रहा है, तो उसको शक हुआ कि हुआ क्या, कुछ तो कुछ इशू हुआ है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि किसी ने हमारे ऊपर टॉर्पीडो का अटैक किया है। सबमरीन उस तरीके से हिली, फायर वाला नहीं था ये। डिमिट्री को फील हुआ कि किसी ने बाहर से टॉर्पीडो को अटैक किया, लेकिन असल में हुआ क्या था, उसका ऐसा फील क्यों हुआ। तो बात असल में ये बात है कि जो फेक टॉर्पीडो थी ना, जो फायर की गई थी, जो हमारे एडमिरल पोपाई के ऑर्डर से, उसकी जो चिंगारी निकली थी ना, अचानक से एक वहां रखी असली टॉर्पीडो ने पकड़ ली। और हुआ क्या, जब वो कंपार्टमेंट बंद है और वो टॉर्पीडो बाहर, मतलब फायर वाले उस मोड पे तो डली नहीं है, अंदर ही रखी हुई है, तो वो क्या हुआ, अंदर ही अंदर वो एक पहली वाली टॉर्पीडो, जो असली टॉर्पीडो है, वो फट गई। वो फट गई तो सायरन बजने लगे बहुत तेज, चू 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 करके ये सायरन्स बज रहे थे। तो अब जब ये सायरन्स बजते ना, तो इमरजेंसी स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर का एक रूल है कि सबको अपने अपने कंपार्टमेंट बंद कर लेने, और कंपार्टमेंट्स को खोलना नहीं अगर अपनी जान बचानी है। लेकिन हुआ क्या, एक फट गया, अगर एक अकेली फटती ना तो भी इतना नुकसान नहीं होता, 118 लोग नहीं मारे जाते। 118 इज सच अ बिग नंबर ना, इतना बड़ा आर्मी का लॉस इज सच अ ह्यूज, ठीक है। तो हुआ क्या, एक फटी, साथ साथ जितनी भी रखी हुई थी, दूसरी फटी, तीसरी फटी, तो ये ब्लास्ट हुआ क्या। तो इस ब्लास्ट से क्या हुआ, जो पहले 5 कंपार्टमेंट थे ना आगे के, फट गए। तो अब आप सोच सकते हैं कि जो पहले 5 कंपार्टमेंट में लोग थे, वो
ब्लास्ट हो गए यार, मतलब समझ, ब्लास्ट, फुट टुकड़े टुकड़े हो गए उनके समुद्र के अंदर, कट गई वो सबमरीन। इतने बुरे तरीके से उन लोगों की मौत हुई। अब बचे कौन? नौ, मैंने बताया था इसमें 9 कंपार्टमेंट थे, बचे आखिरी के 4 कंपार्टमेंट। तो वो लोग एक झटके में ना भगवान को प्यारे हुए। तो आखिरी के 4 कंपार्टमेंट की स्टोरी अब मैं आपको बताता हूँ। तो अब देखो, 4 कंपार्टमेंट है, और अब ये जब फट गई ना सबमरीन, तो अब वो नीचे जाना चालू हुई। और जब जब आधी सबमरीन कट चुकी है और जब वो नीचे जा रही है, तो वाटर के प्रेशर की वजह से जो ऊपरी, जो सबमरीन का ऊपर वाला पार्ट है वो भी कमजोर हो रहा है। स्टिल जब ये हुआ उसके 2 घंटे तक ही ये अंदर, अगर उस टाइम के 2 घंटे के अंदर ना उन लोग को बचाया जा सकता था, तुरंत क्विक रिस्पॉन्स टीम काम करती तो उनको बचाया जा सकता था, लेकिन नहीं, वो नहीं हुआ। इसमें मैं ब्लेम करता हूँ एडमिरल पपॉय को। हुआ क्या, सीधी सीधी बात है, जब कंपार्टमेंट नंबर 5 फट चुके हैं, निकल चुके हैं, तो अभी कंपार्टमेंट नंबर 6 7, अब 6 से ना आवाज आई डिमिट्री को, क्योंकि लोगों ने अपने अपने कंपार्टमेंट तो लॉक कर रखे थे। तो डिमिट्री को आवाज आई कि वहां से कोई खटखटा रहा है। तो डिमिट्री ने कंपार्टमेंट 6 खोला, तो उससे अचानक से पानी आया, पानी आना चालू कर दिया कंपार्टमेंट नंबर 7 में। ये बात पॉइंट याद रखना कि वहां पे उस टाइम पे ना लाइट थी, लाइट थी, और ऑक्सीजन भी प्रॉपर मिल रही थी। तो अब वो पानी आने लगा, तो उसने क्या कहा कि अब हमको ना सबको लेके कंपार्टमेंट नंबर 9 में जाना चाहिए, और तब तक वेट करना चाहिए जब तक हमको कोई रेस्क्यू करने नहीं आता। अब कंपार्टमेंट नंबर में ये लोग गए, बाकी कंपार्टमेंट धीरे धीरे पानी भरता जा रहा है, और आग भी लगी हुई है सबमरीन में, उसके साथ साथ ऑक्सीजन की कमी भी पड़ रही है, इलेक्ट्रिसिटी भी जा रही है धीरे धीरे करके। तो कंपार्टमेंट नंबर 9 में जाकर इन लोगों ने फील किया कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है ना सबमरीन का, वो बाहर से कमजोर हो रहा है। उनको फील हो रहा है कि इसका एक एक नट, क्योंकि वो सबमरीन अंडर, मतलब बहुत हैवी प्रेशर के अंडर है, 900 फीट अंडर है वो, समझ रहे हो? उस फीट के अंदर उतना प्रेशर वो झेल रही है समुद्र का, उस प्रेशर को वो नहीं झेल पा रही। उसकी वजह से क्या हो रहा है, उसके जो नट बोल्ट है वो एक एक करके निकल रहे हैं, और उसकी आवाज आ रही है टक 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 टक। अब इस टाइम पे उनके पास 2 ऑप्शन है, पहला ये तो वेट कर लें, दूसरा है जो हैच है उससे निकल के, मतलब जो हैच होता है ना सबमरीन में, दिखाता हूँ, ये हैच है, इससे निकल जाए और अपनी जान बचा लें। लेकिन इश्यू ये था कि उतनी ऑक्सीजन नहीं थी, और बिना ऑक्सीजन के हैच को खोला तो आपका बंटाधार हो जाएगा, क्योंकि आप इतने प्रेशराइज वाटर के अंदर काम नहीं कर सकते बिना स्विमिंग सूट, बिना स्विमिंग कॉस्ट्यूम के, फट जाएगी दिमाग में से। अब हुआ क्या, ये सब सिनेरियो चल रहा है, अब सबको पता लग रहा है कि अगर हमको बचाया नहीं गया तो हमारी मौत निश्चय है। डिमिट्री के साथ सब पैनिक कर रहे हैं। तो डिमिट्री की एक आदत थी ना, उसके उसके पास एक डायरी रहती थी और एक पेंसिल, जिसमें वो कुछ ना कुछ पॉइंट टू पॉइंट लिखता रहता था। तो उसने अपनी डायरी निकाली, उसमें उसने अपना नोट लिखना चालू किया। हम लोग 23 लोग हैं, हम लोग हम लोग के पास इक्विपमेंट की कमी है, इसलिए हम निकल नहीं सकते हेड से, और हम हेल्प कर, मतलब वेट कर रहे हैं कि कोई हमारी हेल्प करने आए, हमको बचाए। फिर उसके बाद क्या हुआ स्टोरी में, जो सबमरीन 1.5 घंटे बाद जनरेटर ने काम करना बंद कर दिया, और जो वहां पे लाइट्स थी ना वो भी बंद हो गई, पूरी तरफ अंधेरा अंधेरा फैल गया। अब ये लोग क्या है, अंधेरे में, और अब ये लोग और पैनिक कर रहे हैं क्योंकि पानी भी एंटर कर रहा है। अब पानी एंटर कर रहा है, तो एट द एंड डिमिट्री ने जो पहले लिखा था, वो वो नोट में ना जो लेटर उनको मिला था, उसमें प्रॉपर तरीके से लिखा हुआ था, मतलब प्रॉपर उनकी हैंडराइटिंग समझ में आ रही थी डिमिट्री ने क्या लिखा है। लेकिन अगली बार जो डिमिट्री ने लिखा है उसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि डिमिट्री ने सेकंड टाइम अंधेरे में लिखा है, और वो एकदम पैनिक होकर लिखा हुआ है कि अब उसको पता है कि उसकी जान जाने वाली है, और जो उनकी जान जाएगी एकदम बहुत भयंकर तरीके से, क्लॉस्ट्रोफोबिक होगा उनको, लाइक सांस नहीं ले पाएंगे, घुटन होके मौत होने वाली है उनकी। तो ये सोच के मुझे डर लग रहा है, दिल धक धक कर रहा है कि कोई घुट घुट के मारा है सबमरीन के अंदर 100 लाइक
ऐसा नहीं होता, आपके साथ फील होता होगा कि एक आदमी डूब रहा है, उसको आपको देख के डूबने का फील होता है, आपको ऐसा लगता है कि मैं भी डूब रहा हूँ। वही चीज मेरे साथ होता है, ठीक है। तो ये डिमिट्री ने लिखा, एट द एंड जो गंदी हैंडराइटिंग में डिमिट्री ने लेटर लिखा, मतलब जो अपने डायरी में पेज था उसमें लिखा कि पानी गिर रहा है, ठंड लग रही है, हम लोग एक दूसरे का हाथ पकड़े हैं, हम लोग भगवान का नाम ले रहे हैं, हम लोग चाह रहे हैं कि हमको कोई बचाए। फिर उसके बाद वो लिखते हैं अपने फैमिली के लिए, एक एक पॉइंट लिखते हैं कि उसकी फैमिली जितने जितने मेंबर थे उनके लिए कुछ ना कुछ अच्छी बातें लिख के जाते हैं, अपने लास्ट वर्ड लिख के जाते हैं। और ये भी लिख के जाते हैं कि अगर मैं मरता हूँ तो उसका गम मत करना, अपने देश के लिए मरा हूँ, अपनी जिंदगी मैंने अपने देश के लिए कुर्बान की है, रशिया के लिए। तो ये इनके लास्ट वर्ड थे, जो कि उनकी लाश मिलती है उसके बाद पता चलता है, मतलब डिमिट्री मर गए। तो वो मरे कैसे? क्लॉस्ट्रोफोबस से मरे। एक्सपर्ट का मानना है कि 8 घंटे, 8 घंटे में सबमरीन के अंदर मतलब सब कुछ काम वाम करना बंद हो गया और 8 घंटे के अंदर इनकी मौत हो गई। लास्टली जो 23 लोग थे ना, वो 8 घंटे में घुट के मरे। वो मात वो डेथ को ना आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, वो लोग कैसे डेथ हुई। और ये इसका एक रीजन ये भी मान सकते हैं कि जो मैं रीजन बोलता हूँ, एडमिरल पोपॉय की सबसे बड़ी गलती है कि उन्होंने क्विक रिस्पॉन्स नहीं लिया। जो लाइक ये ये चीज आप देख रहे हैं, ये हटाने के लिए इनके पास प्रॉपर रशिया के पूरे पूरे नेवल क्रू, मतलब जितने भी एक्सपर्ट्स हैं सब लगे, उसके बाद भी ये लोग इसको नहीं हटा पाए। इसको बोलते हैं एस्केप हॉच, हेल्च, एस्केप हैच। बाहर की कंट्रीज हैं, उन लोगों ने ऑफर किया कि जैसे कि हमारी होगी, यूएसए हो गया, यूरोप हो गया, इन लोगों ने ऑफर किया कि हम आते हैं आपकी एस्केप हैच हटाने में हेल्प करते हैं। उनकी हेल्प नहीं ली इन लोगों ने। एट द एंड नॉर्वे ने 9 दिन बाद हेल्प करी, और 9 दिन बाद जाके पूरी मेहनत करने के बाद ये एस्केप हैच खुला। और जैसे ही खुला तो सबसे पहले तो जो अंदर का पानी था, प्रेशराइज पानी था, वो निकला, उसके साथ साथ सड़ा हुआ मांस के टुकड़े भी निकले। और जैसे ही जो डाइवर्स थे नॉर्वे के, उन्होंने देखा कि इसके अंदर 23 लाशें हैं, एस्केप हैच के थ्रू उन लाशों को निकाला गया, एक एक करके निकाला गया, और वो लाशें इतनी ज्यादा सड़ गई थी ना, उनको पहचानना बहुत मुश्किल हो गया था। उनको पहचानने के लिए उनकी ड्रेस, जो उनकी ड्रेस है उसकी हेल्प ली गई। उनकी ड्रेस में जो स्टार्स हैं, जो नाम लिखे हैं, उसके बाद हमको ये डिमिट्री के पॉकेट से जो लेटर निकले और उसमें ये लिखा मिला कि कैसे उनकी डेथ हुई, कैसे वो एट द एंड पैनिक करे, एट द एंड कैसे वो सांस ले रहे थे, कैसे वो लोगों ने एक दूसरे के हाथ पकड़े, कैसे उन लोगों ने ईश्वर से वो दुआ मांगी। ये सिर्फ उनके लेटर में लिखा हुआ था। तो आज का ये केस था द हॉरर ऑफ नेवल समरी, क्रूक्स। इस पे बेस्ड मूवी भी है द कमांड, वो आप जाके देख सकते हैं। ये जो स्टोरीज है ना, मेरे को मेंटली डिस्टर्ब कर देती, कैसे एक जनरल की लापरवाही की वजह से 118 लोगों की डेथ। चलिए तो फिर आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।